अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ सनतकार अदील इमाद सिद्दीकी साहब के साथ, जिनका ताल्लुक सूबा सिंध के शहर हैदराबाद से। तो आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा बाकी बिजनेस में भी आप इस छोटी एज में इतना सारा काम कैसे किया सर? इसमें थोड़ा सा प्लीज़। सबसे पहले तो अब्दुल हक शेख साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा जो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे लिए मेरी रूटीन मालूम करने की और प्रोग्राम मुनक्किद किया। देखिए जी, बात यह है कि छोटी उम्र मेरी ज़रूर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आई एम ओल्ड एज पर्सन, लेकिन मेरे साथ मेरे वालिद साहब का तजर्बा शामिल है और अल्लाह उनको उनकी बख्शिश करे। इमाद साहब तकरीबन कोई 1976 में पहली दफ़ा वो हैदराबाद चैम्बर के सदर बने थे। मेरी पैदाइश 1984 की है। तो सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि वो बाय बर्थ मेरे अंदर उनको मैं देखता था, जिस तरह से वो महफ़िलों में जाते थे और जिस तरह से वो महफ़िलों की रौनक होते थे। तो उसके बाद फिर एक लेगेसी थी, उसको मेंटेन करने की कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो वो उनका तजर्बा और मेरी एक छोटी उम्र मिल के एक बहुत बड़ा उम्र बन जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि छोटी उम्र नहीं है, बड़ी उम्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, प्रोग्रेसिव ग्रुप क्या है? देखिए जी, ये बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव है और असल में पहले हम जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, जो मौजूदा बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उसका नाम बिजनेसमैन पैनल है। पिछले 4 साल से अब वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, मतलब बरसर इक़्तिदार थे। हुआ ये कि जी मेरिट को उन्होंने प्रिवेल नहीं किया। हमारी एक अपना विमेन चैम्बर की खातून है, उनके पास जर्मन की एम्बेसी ने लिखा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स को कि हम पूरे पाकिस्तान की जो ना बिज़नेस कम्युनिटी को अगर किसी से रिफ़्लेक्ट करेंगे तो वो इस जो ना लेडी को भेज दें। और लेकिन हमारे पर वहाँ पे जो अहदेदार बैठे हुए थे उन्होंने अपने मनपसंद आदमी का नाम लिख के जर्मन एम्बेसी भेजा। फिर जर्मन एम्बेसी ने वापस लेटर लिखा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर को कि भाई हमें और नहीं चाहिए, हमें यही लेडी चाहिए जो कि जिनको हम जो ना समझते हैं, जो पूरे पाकिस्तान को सही तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहला एक केस शुरू हुआ था वहाँ से कि यार मतलब क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स करना चाह रही है और इतना मनपसंद अपने लोगों को ऑब्लाइज करना। तो वहाँ से हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे। उसके बाद फिर जो एक बहुत ही डिज़र्विंग हमारे कैंडिडेट थे, हमने उनको कहा कि भाई ये सही हकदार हैं पाकिस्तान की दो बड़ी मतलब पाकिस्तान की बड़ी एपेक्स बॉडी के 2 बड़े सीनियर लीडरशिप के अंदर सीट्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी उस ग्रुप ने, और उन्होंने फिर वही किया कि जी एक पैराशूटर को नीचे उतार दिया और उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ना बना दिया गया। तो बात यह है कि हम तो सीधी बात ये कहते हैं कि जी जहाँ पे मेरिट है वहाँ पे मेरिट है, और जहाँ मेरिट नहीं है तो वहाँ पे वो इदारा फल फूल नहीं सकता, आखिर में उसका ज़वाल ही होना है। ठीक है। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थी, हमारे लाइक माइंडेड लोग, पाकिस्तान की बहुत मुख्तलिफ़ ट्रेड बॉडीज़ के लोग, जिसमें बेतहाशा टी एसोसिएशन शामिल है, अपना कस्टम एजेंट एसोसिएशन शामिल है, मुत्तहिद चैम्बर्स शामिल हैं, और पता नहीं कितने लोग उसमें जो ना उस ट्रेड बॉडीज़ शामिल हैं, जिन्होंने हमें कहा कि भाई आपको एक बॉडी लेके आनी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि आपके हवाले से और आपकी लीडरशिप के हवाले से जो ना काम करे। पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर मौजूदा माशी हालात में मुतहमिल नहीं है कि हम कोई बिट एंड पीसेस में बटें। सही। हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। यही मैसेज हम अपनी लीडरशिप को लेके गए कि भाई अब छोड़ें इन इलेक्शंस वगैरह को, बिज़नेस कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, ताकि बहुत सीवियर इश्यूज़ आ रहे हैं। सही। हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे कंटेनर्स फंसे रहे आपके बहुत बड़े सामने, इश्यूज़ हैं। ठीक है ना जी। तो अगर हम ऐसे बिट एंड पीसेस में बटे रहेंगे तो हर कोई बोलता है जी मेरी पगड़ी ऊंची जाए। तो बिजनेसमैन को तो लड़ना नहीं चाहिए, बिजनेसमैन को तो इकट्ठा होना चाहिए उसके अपने मैटर्स के लिए। सही। तो ये एक विजन था हमारा और उसी हवाले से हमने ये स्टेप उठाया। तो बीएमपी प्रोग्रेसिव हमने बनाई और बड़े पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लीडरशिप हमारी बड़ी पॉजिटिव है और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम काम किस तरह से करके दिखाएंगे वो पूरा पाकिस्तान देखेगा। अच्छा सर, इस वक्त आप मौजूदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद के प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर हमें। जी, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है और पाकिस्तान के ये बहुत पुराने चैम्बर्स में इसका नाम है। लेकिन एक पिछला दौर बड़ा डार्क एरा गुजरा हैदराबाद चैम्बर की तारीख़ में। एक शख्स जो है यहाँ पे कोई 12-13 साल बरसर इक़्तिदार रहा
और उसने हैदराबाद के बिजनेसमैन को बहुत पीछे किया। उसने हैदराबाद की आवाज़ नहीं बन सका। हैदराबाद के अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्शन है, मैं उसको बिल्कुल एक ही आदमी को कसूरवार ठहराता हूँ जिसने आवाज़ नहीं उठाई उन मसलों के लिए। और उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरे वालिद की लेगेसी थी। मेरे साथ मेरे 2 और बड़े मौजूद थे जिन्होंने ये काम उठाया, इक़दाम उठाया, और हम जाके फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ लड़े। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटर होता है चैम्बर का, उसके साथ हमारी जो ना अपना केसेस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फ़तह दी। उसके बाद फिर एक बहुत ही 12-13 साल के बाद मुझे सदारत मिली। आज अल्लाह का शुक्र है, हैदराबाद का छोटा बाज़ार से लेके इंडस्ट्रियल जोन तक वो अंडर हैदराबाद चैम्बर के अम्ब्रेला मुत्तहिद है, और एक ही आवाज़ बनी हुई है उसकी हैदराबाद के बिज़नेस कम्युनिटी की कि जी हैदराबाद चैम्बर। तो ये एक मकाम था जो मेरी प्रेसिडेंसी के अंदर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे करवा दिया है। और कोई भी काम होता है, किसी तरह से भी मामला होता है, तो मैं आई एम थैंकफुल टू माई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लाजमी सी बात है, उनकी सपोर्ट के बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता था, और उन्होंने भरपूर अपने दरवाजे खोले और उन्होंने देखा कि बिज़नेस के अंदर अगर कोई लीडरशिप सामने आई है तो वो जेन्युइन है, जेन्युइन लोग हैं जिनके कारोबार हैं, जो सही मायनों में ताजिर हैं, तो हमारे मसाइल भी उसी तरह से। इस वक्त कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, कारोबारी आदमी है ना, तो कारोबारी आदमी तो कारोबार की बात करेगा। ऐसा ही है। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मांगे? गवर्नमेंट तो फिलहाल हमारे से सपोर्ट मांग रही है। गवर्नमेंट से हम क्या बात करें, जब जहाँ पे 24% 25% मार्कअप हो मुल्क के अंदर, डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन हो कि आप सोच नहीं सकते। सही। जब इंपोर्ट करते हैं तो 270 रुपये का डॉलर होता है, जब डॉक्यूमेंट छुड़वाने जाते हैं तो 280 रुपये 85 रुपये का हो जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। फिर 285 रुपये का डॉक्यूमेंट छुड़वा के लाते हैं तो उसके बाद फिर 270 रुपये का हो जाता है, सही, फिर नुकसान हो जाता है। तो एक कंसाइनमेंट पे 2 नुकसान हो रहे हैं। तो सर, इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ में इस बड़ा मामला ख़राब चल रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ बंद होने की तरफ जा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा क्या कोई ऐसा फार्मूला बनाया है कि ये कम से कम इंडस्ट्रीज़ वाले जो इंडस्ट्रीज़ मूव कर रहे हैं यहाँ से, वो ना करें? अब्दुल हक साहब, देखें, हर चीज़ के पीछे जो ना कुछ वर्किंग होती है। मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान से पूछता हूँ कि इनका R&D डिपार्टमेंट किधर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किधर है, इनका पॉलिसी बोर्ड जो है, आई डोंट नो कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पॉलिसी हमारे लिए आई गई हो या हमसे पूछ के बनाई गई हो। सही। बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। शायद हम लोग ठीक है पढ़े लिखे होंगे, पर उन जितने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप को CSS कहते हैं, कमीशन पास कहते हैं। तो उनकी मेंटालिटी पे पहुंचने के लिए हमें शायद 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी मास्टर्स कर लेते हैं तो तब भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हम वो लोग हैं जो ग्रास रूट से लेके स्काई तक, स्काई इज़ आवर लिमिट। बिल्कुल। तो हम वहाँ तक जाके पैसे लगाते हैं अपने। तो हमारे साथ बैठेंगे, जब तक नहीं समझेंगे कैसे काम चलेगा। ठीक है। देखें, 2 बातें हैं। सुई गैस के रेट बढ़ाए अभी फैसला हुआ ना, ऐसा ही। सुई गैस का हमारे हैदराबाद के अंदर बैंगल इंडस्ट्री, सबको पता है कि हैदराबाद मशहूर है बैंगल इंडस्ट्री के हवाले से। एक यूनिट जो चूड़ी फैक्ट्री का है, उसका गैस का बिल था 20 लाख से 22 लाख रुपया। ऑलमोस्ट 170% रेट राइज हुआ है। उसके हिसाब से उस फैक्ट्री का बिल अब गैस का 50 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा ही है। मुझे इन तमाम समझदारों लोगों से बता दें कि कोई एक बैंगल इंडस्ट्री 25 लाख रुपए महीने का मुनाफा करती थी। सही। तो अब मुझे बताएं कि वो कैसे नुकसान में चलाएगा। 3.5 लाख से लेके 4 लाख आदमी एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक बेरोजगार होने जा रहे हैं। 70 से 80% बैंगल इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन सबको ये बात समझाता हूँ कि आपके बराबर में जो मुल्क है बांग्लादेश, 1971 में आज़ाद हुआ है। 4000 मेगावाट थी उसकी आज़ादी के टाइम पे बिजली की प्रोडक्शन, आज 40,000 मेगावाट है उसकी। 5 यूनिवर्सिटीज़ लेके आज़ाद हुआ था, आज 170 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पास। तो बात समझाने की सिर्फ इतनी है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं हमसे और हमें समझाते हैं कि भाई आप लोग ऐसे करते हैं या आप लोग सही तरीके से टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मैं अपने हुकूमत के लोगों से एक ही सवाल करता हूँ, बार बार सवाल करता हूँ कि यार ताली एक हाथ से बजती है, ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी एक हाथ से नहीं बजी। चलें, टाइम हैज़ पास्ट, आज बैठ जाएं, आज बैठ के बात कर लें, आज बैठ के समझ लें एक दूसरे के केसेस को और अगले आने वाले फ्यूचर के लिए काम करें। सही। तो बड़ा कोऑर्डिनेशन गैप लगता है स्टेक होल्डर्स, हम लोग और उनके साथ। तो वो जब तक हमारे ग्राउंड्स पे नहीं आएंगे, हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, हमारे मसाइल को नहीं समझेंगे, जब तक वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, उनके मसाइल बढ़ गए,
75 साल में, लेकिन अगर उनके फार्मूले पे चल रहे हो और पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो तो हम खामोश होकर बैठ जाएं। अब उनके फार्मूले तो फेल हो गए, बिल्कुल ऐसा ही तो अब हमारे फार्मूले पे चल के देख लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि कराची की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ मैं आपको लाऊंगा। तो हैदराबाद की इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये इस वक्त इसका क्या मामला है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करें। देखें कि मतलब कितना आप जो है हुकूमत को टैक्स की सूरत में सपोर्ट करते हैं। देखें अब्दुल हकीक साहब, ये जो हमारे हैदराबाद की इंडस्ट्री है ना, मैं थोड़ा सा फिर तारीख में लेके जाऊंगा आपको। हैदराबाद मशहूर था, सबसे पहले मशहूर था जनाब बेंगल इंडस्ट्री के। बेंगल इंडस्ट्री, सही ठीक है जी। बेंगल इंडस्ट्री का हमने कबाड़ा कर दिया, इंडिया और बांग्लादेश हमारी ग्लोबल मार्केट लेके चला गया है। हम उस कॉस्ट पे नहीं बना पाए। उसके बाद ये हैदराबाद तब्दील हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। जब ये हैदराबाद आबाद होना शुरू हुआ, जब यहाँ पे कोई 8, 10, 15 टेक्सटाइल मिल्स आके काम करने लगी, ठीक है, तो उसके बाद टेक्सटाइल का भी हमने नहीं संभाल सके। टेक्सटाइल ख़त्म होने के बाद हम आ गए जी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के ऊपर। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हमारे पास हैदराबाद में बनती थी। ऐसा ही है। आज मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो गई है। अब जो हैदराबाद चल रहा है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे चल रहा है, जिसमें कॉटन जिनिंग, जिसमें राइस प्रोसेसिंग, जिसमें ये घी मिल्स या आपके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स ये हैं अब इस टाइम के ऊपर हैदराबाद के अंदर। और मैं फिर हुकूमत वक्त को कहूँगा कि इस मसले को समझें। ये इंडस्ट्री भी अगर लग रही है तो ठीक है, हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, लेकिन अभी हमारा थर पार्कर रहता है जहाँ पे 100,000 ऑफ एकर्स आबाद नहीं हो सकें। तो मैं चाहूँगा जो SIFC बनाई गई है उसके अंडर उस थर पार्कर को लिया जाए और इधर भी जो ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया जाए, ताकि यहाँ पे भी आबादी हो सके और इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हैदराबाद में अब फल फूल रही है ये बरकरार रह सके। तो सर अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है दावेजी में फ्री जोन का इफ्तिताह किया है, तो वो भी तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब क्या मुमकिन है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सके? देखें अब्दुल हकीक साहब, बात यह है कि मैं इस बात पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा, या मैं कर देता हूँ, चलें बी फेयर। सक्खर के अंदर भी तो इकोनॉमिक जोन है ना, सक्खर में भी तो इकोनॉमिक जोन है ना, उसकी क्या पोजीशन है? 0। ठीक है जी। इसी तरह से आप कराची के इकोनॉमिक जोन में चले जाएं, आपको 0 प्रोग्रेस लगेगी। अब ये धाबेजी के अंदर भी इकोनॉमिक जोन बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप सीरियस नहीं हो जाते। आपको पता होना चाहिए हैदराबाद के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का फेज़ 2 2004 में लॉन्च हुआ, हैदराबाद चैम्बर में लॉन्च हुआ। लोगों को वहाँ पे प्लॉट्स दिए गए, या मतलब पैसों के मद में दिए गए, 50% पेमेंट ली गई और उनको अलॉटमेंट दे दी गई। 2004 से लेके 2023 तक आज तक कोई लैंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये परफॉर्मेंस है। 50 लाख की आबादी, मैं समझता हूँ एक मोहतात अंदाजे से, सेंसस तो 18 लाख 20 लाख बताते हैं, चले हम उसको कम करके 30 लाख में एग्री कर लेते हैं कि जी 30 लाख हमारी आबादी है, लेकिन अगले आने वाले 5 साल में दिस 30 लाख विल कम टू अराउंड 60 लैक्स, क्योंकि ये बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है इंटीरियर सिंध से वो हैदराबाद में सेटल्ड हो रही है, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हमारा हैदराबाद शहर बड़ा पुरअमन शहर है, इसका अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो लाजमी बात है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से होगी। सही। और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हमें लैंड नहीं देगी तो 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ की लैंड खरीद के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगाता। इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत सस्ती जगह खरीद के इंडस्ट्री लगाता है, वहाँ से पैसे बनाता है। तो ये समझ में नहीं आ रही है लोगों को, और डिले पे डिले करें। अदील सिद्दीकी साहब से जो बातचीत हो रही है वो आपके सामने बहुत अच्छी जा रही है। तो इस वक्त जाएंगे हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आते हैं।